वेलकम टू जेड किंग क्लासेज कैथल। मैं प्रदीप सर आज हरियाणा जीके की क्लास आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग सिविल सर्विस। हरियाणा का जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी गहराई में आ रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से एक कहानी के माध्यम से आपको सारा का सारा हरियाणा जीके बताया जाए, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। अब मैं शुरुआत करता हूँ आपकी हरियाणा उदय की। हरियाणा उदय आप लोगों को पता है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, परंतु मैं शुरुआत करता हूं काफ़ी पीछे से। मैं बात करता हूं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति के बाद हमारे यहाँ पर एक एक्ट आया था 1858, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 भी कहते हैं। क्या बात हुई थी 1857 की क्रांति से पहले? हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति से पहले भारत के ऊपर ब्रिटिश कंपनी राज करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, परंतु 1858 के एक्ट के तहत एक बात काफ़ी अच्छी हुई। हमारे यहाँ पर क्या हो गया, रानी का राज आ गया, रानी एलिजाबेथ। अब यहाँ पर क्या था, पहले एक ब्रिटिश कंपनी राज करती थी, अब रानी थी, रानी एलिजाबेथ, उसका हमारे यहाँ पर राज आ गया। अब हम सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए? अगर मैं बात करूं एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा किसके अधीन आप हो गए? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के अधीन हम सीधे हो गए। अब हमारा शासन सीधा इंग्लैंड के हाथों में चला गया। इंग्लैंड की सरकार हमारे ऊपर शासन करने लग गई। 1858 ये बात मैंने क्यों बताई कि 57 में क्या हुआ था और 58 में आके क्या बात हुई, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि 1858 से पहले क्या हरियाणा अलग जगह का हिस्सा था और 1858 के बाद हरियाणा अलग जगह का हिस्सा हुआ। इस बात को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या बात हुई थी। मैं बात करता हूँ 1858 से पहले हम किसका हिस्सा थे और 1858 के बाद हम किसका हिस्सा बने। 1858 हरियाणा 1858 से पहले हिस्सा था। 1858 के बाद या 1858 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। 1858 के बाद हरियाणा का अधिकांश हिस्सा पंजाब का था। हम 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया था? पंजाब में मिला दिया था। इससे पहले की अगर मैं बात करूं, यूपी का हिस्सा थे। अधिकांश हिस्सा यूपी में भी अगर ऑप्शन आ जाए कानपुर से अगर मान के चलो, अगर ऑप्शन में मान के चलो यूपी है तो यूपी टिक करना है। फिर अगर यूपी के स्टेट आ जाएं तो कानपुर टिक करना है। अगर कानपुर से आगे बात आ जाए तो मेरठ आप लोगों को टिक करना है। ये पहले यूपी का हिस्सा थे। यूपी में भी हम किसका हिस्सा थे? कानपुर का। अगर कानपुर और मेरठ दोनों आ जाए फिर आपको फिर कानपुर टिक करना है। तीनों आ जाए फिर भी आपको कानपुर टिक करना है। इस बात को आप क्या करना है, प्रॉपर्ली आपको ध्यान रखना है कि हम इससे पहले अधिकांश हिस्सा हमारा अधिकांश का है, क्योंकि हरियाणा का कुछ हिस्सा दिल्ली का भी था और कुछ हिस्सा पंजाब का भी था। मैंने यहाँ पे भी अधिकांश की बात की और यहाँ पे भी अधिकांश की बात की। मैंने ये नहीं कहा कि 1858 के बाद हम संपूर्ण जो इस वर्तमान में हरियाणा है वो सारा का सारा पंजाब का हिस्सा था, नहीं, कुछ था। आगे मैं आप लोगों से बात करता हूं कि इसके बाद हमारा क्या क्या हुआ था। आप लोगों को पता होगा 1857 की क्रांति के बाद 1858 के एक्ट के तहत पूरे भारत का एक प्रकार से एकीकरण कर दिया था। पूरे भारत का एकीकरण का मतलब क्या था? पहले हमारे यहाँ पर राजे रजवाड़े राज करते थे, बड़े बड़े राजे होते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, परंतु 1858 के एक्ट के तहत और 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत के ऊपर रानी का शासन हमारा हो गया। अब एक बात होती है, मैं बात करता हूँ 1905 पे आके।
1905 से पहले एक बात और मैं बता देता हूँ, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना। में टॉपिक से नहीं भटका, मेन बातों को लेकर वहीं पर लेकर आऊँगा वापिस चीज़ों को। 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने मुंबई में की थी। A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी थे और इसी ने कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885-86 तक कांग्रेस एक प्रकार से ब्रिटिश लोगों की ही मानी जाती थी, पढ़े लिखे वर्ग का ही हिस्सा माना जाता था, परंतु धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर उदारवादियों का वर्चस्व बढ़ा। उदारवादियों का क्या था? वर्चस्व बढ़ा। उदारवादियों के हाथों में कमान आई। इसके अंदर अगर मैं मेन बात करूं, इस वक्त थे दादा भाई नारोजी, W.C. बैनर्जी, योमसे चंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इस वक्त की जो कांग्रेस थी वो उदारवादी थी। उदारवादी का मतलब आप नरमपंथी भी लिख सकते हैं। नरमपंथी की अगर मैं बात करूं, ये पत्राचार के माध्यम से पत्र लिखकर, मान के चलो धरने देकर अपनी मांग को रखते थे। एक नरम तरीके से, एक उदारवादी तरीके से ये बातचीत के माध्यम से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहते थे। यही थे नरमपंथी और यही थे उदारवादी। मेन नेता मैंने आप लोगों को लिख दिया है। इस कांग्रेस ने, जो 1885 की हमारी कांग्रेस थी, इसने एक काम काफ़ी ज़बरदस्त किया। इसने भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। इसने राष्ट्रवाद की क्या पैदा की थी बेटा? भावना पैदा की थी। राष्ट्रवाद की भावना की मैं बात करूं, हम लोगों को आज तक तो यही नहीं पता था हम किसके गुलाम हैं। आज तो क्या था, बड़ा छोटा जमींदार, एक आम पब्लिक सोचती थी कि मैं छोटे जमींदार का गुलाम हूँ, छोटा जमींदार सोचता था मैं बड़े जमींदार का गुलाम हूँ, और बड़ा जमींदार सोचता था मैं उससे बड़ा का हूँ, कोई कंपनी का गुलाम था। पहली बार इन लोगों ने हमें बताया था कि हम गुलाम हैं, तभी तो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होंगे। तो इन लोगों ने एक काम जरूर किया, राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर फैलाई, और इस राष्ट्रवाद की भावना ने धीरे धीरे क्या कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर से उदारवादियों का वर्चस्व घटता गया और उग्रवादियों का वर्चस्व आना शुरू हो गया। इस उग्रवादी में हमारे यहाँ पर 3 नेता इस वक्त उभरे थे। वैसे 4 नेता थे, परंतु जर्नली हम बोल देते हैं लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब का हिस्सा थे। इनके साथ भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह भी थे। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इसने अपना जो साम्राज्य फैलाया था वो महाराष्ट्र साइड, कर्नाटक, महाराष्ट्र साइड इसने अपना वर्चस्व बनाया था। और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, इनके साथ एक आदमी और था, अरविंद घोष। अरविंद घोष भी उग्रवादी नेता हमारा माना जाता है। कहते हैं कि ये दोनों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल साइड का जो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इस साइड वाले क्षेत्र पर इन लोगों का काफ़ी वर्चस्व था। इन लोगों ने क्षेत्रीय पकड़ काफ़ी बना रखी थी। पंजाब में लाला लाजपत राय को लोग मानते थे, और लाला लाजपत राय ने, जो आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, जो LLB की थी, वकालत की पढ़ाई की थी, वकालत की पढ़ाई इस बंदे ने लाहौर में की थी। और जबकि इसने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत वो इसने हिसार से की थी। बाल गंगाधर तिलक आप लोगों को पता है, बाल जो गंगाधर तिलक थे ये शिवाजी उत्सव मनाया करते थे महाराष्ट्र में। शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव का या शिवाजी का त्यौहार बनाते थे। उसने इनको सभी को इकट्ठा किया और आगे मामला बढ़ाया था। आगे अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। विपिन चंद्र पाल ने पश्चिम बंगाल में अपना काफ़ी वर्चस्व बनाया था, क्षेत्रीय लेवल पर काफ़ी काम कर रहे थे और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस वक्त की शुरुआती दौर की उग्रवादियों में अगर मैं बात करूं, सबसे खतरनाक आदमी कौन था? अरविंद घोष।
अरविंद घोष से कोई खतरनाक नहीं था। एक बात और बता दूं, अरविंद घोष वही व्यक्ति था जो आईसीएस की परीक्षा में पास हो गया था परंतु घुड़सवारी में फेल हो गया था। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, आजकल जैसे यूपीएससी के थ्रू डीसी लगते हैं, उस वक्त आईसीएस के थ्रू लगते थे और इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। हमारे यहाँ पर पहली बार जो सेंटर बना था वो इलाहाबाद बना था इसका। और आईसीएस के अरविंद घोष ऐसे व्यक्ति थे जो घुड़सवारी में फेल हो गए थे। किस में फेल हो गए थे बेटा? घुड़सवारी में फेल हो गए थे। अब मैं इन तीनों व्यक्तियों का धीरे धीरे क्या था, हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय लेवल पर काफ़ी वर्चस्व बढ़ रहा था और इस क्षेत्रीय लेवल से 1905 में एक घटना घटती है। 1905 में बेटा क्या घटती है? एक घटना घटती है 1905 में। आप लोगों को सभी को पता है, जनरली बच्चे जो पढ़ते हैं, बंगाल विभाजन और हरियाणा में कई बार एग्जाम यहाँ से पूछा गया, कई बार, ये नहीं पता 50 बार क्वेश्चन आया है इस बात से लेकर या 60 बार, इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में मैं चल रहा हूँ। बंगाल विभाजन की मैं बात करूं, एक बात और मैं बता दूं, इसी बंगाल विभाजन को हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। कई बार हरियाणा के एग्जाम में यही बात पूछी गई थी कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। 1905 आप लोग टिक कर देना, क्योंकि बंगाल विभाजन को ही हम क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। आगे अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, 1905 के बंगाल विभाजन के समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। अब मैं पर्सनली इनकी अलग अलग बात करूंगा, परंतु अब एक जनरली बात बता देता हूं। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन की अगर मैं बात करूं, ये सबसे बुरे वायसराय माने जाते हैं, भारत के सबसे बुरे वायसराय माने जाते हैं। भारत के सबसे क्या माना जाता है? सबसे बुरे। सबसे अच्छे कौन? सबसे अच्छे वायसराय। वायसराय या गवर्नर जनरल वो माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। इनकी अलग से इतिहास में जाके हम बात करेंगे, परंतु अब मैं कुछ देश छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। बंगाल विभाजन का जो लॉर्ड कर्जन ने कारण बताया था, वो बताया था प्रशासनिक कारण। विभाजन का प्रशासनिक कारण क्या बताया था कि बंगाल इतना बड़ा है जिसका कोई अनुमान नहीं है और बंगाल को इसने 3-4 टुकड़ों में बांट दिया था और यहीं से शुरू हुई थी हमारे बंगाल विभाजन की तैयारी। बंगाल विभाजन के लिए उदारवादियों और उग्रवादी दोनों इकट्ठे शुरुआती दौर में लड़े थे और बंगाल विभाजन का काफ़ी विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल विभाजन पर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था आप लोगों को मैं बता दूं, फूट डालो राज करो की नीति चलाई थी। यहीं पर पहली बार फूट डालो राज करो। बंगाल विभाजन के 3 हिस्सों में इसने बांटा था। एक जगह हिंदुओं का वर्चस्व बनाया, हिंदू ज़्यादा थे। यहाँ पर क्या था? मुस्लिम और सिख अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम और बंगाली बंगला अल्पसंख्यक। दूसरी जगह मैं बात करूं, मुस्लिम ज़्यादा थे, अधिक थे। अल्पसंख्यक कौन थे? बाकी सभी। बाकी सभी में क्या आ गया? अगर मैं बात करूं, हिंदू, बंगला और जो भी लोग साथ में थे। तीसरी जगह बंगला ज़्यादा थे, बंगला अधिक थे। यहां पर मुस्लिम और हिंदू अल्पसंख्यक थे। ये उस वक्त की बात थी। कर्जन की सोच क्या थी? अगर एक जगह दंगे हो गए तो ऑटोमेटिक तीनों जगह ही दंगे रहेंगे और जब ये आपस में ही लड़ते रहेंगे तो आज़ादी की कहाँ सोचेंगे? आपसी झगड़े से इन्हें फुर्सत मिलेगी तभी तो ये देश की आज़ादी की बात करेंगे। इसलिए इनको कर्जन ने उलझाए रखा। इस बात का विरोध किया बंगाल विभाजन में किसने? उदारवादियों ने भी किया, नेचुरली बात है, उग्रवादियों ने भी किया। दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद एक निर्णय निकला। कहते हैं कि उग्रवादी इतना ज़्यादा उग्र आके उभरे, कौन? लाल बाल पाल और अरविंद घोष। यहीं से होती है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाल बाल और पाल, साथ में अरविंद घोष।
इन लोगों ने क्या है शुरुआत की और हाथों में अपनी कमान ली। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण था कि उदारवादी कांग्रेस का अध्यक्ष अपना बनाना चाहते थे और उग्रवादी क्या था? अपना बनाना चाहते थे। इसी के कारण 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। कौन सा विभाजन हुआ था बेटा? सूरत। सूरत में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस के विभाजन में क्या आया था? एक साइड उदारवादी और एक साइड उग्रवादी। क्या क्या हुआ था बेटा? उदारवादी और क्या हुआ था मेरे पुत्रों? उग्रवादी। आगे मैं अगर आप लोगों के साथ बात करूं उदारवादी और उग्रवादियों की बात को लेकर, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को मित्रों कि इनके बीच में झगड़ा किस बात को लेकर था। हरियाणा के एग्जाम में HSSC का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, कोई भी PCS हो, आपका जीएस ढंग के लेवल का एग्जाम है, वहां पर झगड़ा हुआ था। यही प्रश्न आज के दिन पूछा जाता। कोई नहीं पूछता कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। ना ये पूछता क्या हुआ था, उदारवादी उग्रवादी अलग हुए थे, नहीं। ये पूछते हैं कि सूरत का जो विभाजन हुआ था उसका कारण क्या था। कारण क्या था? अध्यक्ष पद को लेकर। अध्यक्ष पद को लेकर सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग वीडियो देखें पहले वीडियो को पूरी तरह से सुनना है आप लोगों को। मैं एक लिंक से दूसरे लिंक के ऊपर जा रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को बाद में जो भी नोट करना वो कर सकते हैं। कही हुई बातों को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। आगे अगर मैं बात करूं, यहीं पर सर्वप्रथम 1907 में हरियाणा की मांग भी उठी थी। सर्वप्रथम हरियाणा की मांग 1907 में उठी थी। और एक और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बता रहा हूं स्वदेशी आंदोलन इसी को कहते हैं। यहां पर जो सबसे पहले बंगाल विभाजन की बात की गई थी वह संजीवनी पत्रिका, इसके अंदर बात की गई थी। और ये HSSC में पूछा जा चुका कलरक के एग्जाम में था और एक एग्जाम में और था कि कौन सी पत्रिका है, वो यही थी संजीवनी पत्रिका। एक बात और मैं अभी बता देता हूं कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? ये 1911 में। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था बेटा? 1911 में। हरियाणा की सर्वप्रथम बात यहीं पर उठी थी, परंतु कोई काफ़ी वर्चस्व हमारा नहीं हुआ और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। हम देश की आज़ादी की तरफ बढ़ते गए। हरियाणा के लोगों का काफ़ी आज़ादी में योगदान रहा। अब मैं बस हरियाणा का उदय बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा गहराई में और नहीं जाऊँगा। और गहराई में जब ये टॉपिक सिंगल में आप लोगों को बताऊँगा तब वो करूँगा। बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसी चीज़ें यहाँ तक पहुँची थी। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। आज़ादी मिली, उस समय हमें कहते हैं संपूर्ण हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बनाया था। मैंने आप लोगों से एक बात कही बेटा, मैंने क्या कहा? 1857 से पहले हम कानपुर यूपी का हिस्सा थे अधिकांश। मैंने पूर्ण कभी नहीं कहा। मैंने क्या कहा? 1858 के बाद हम पंजाब का हिस्सा बनेंगे। मैंने तब भी बात की अधिकांश, मैंने कभी नहीं कहा कि पूर्ण। पूर्ण हरियाणा हिस्सा पंजाब का कब बनाया था? 15 अगस्त 1947 को हम तकरीबन पंजाब का हिस्सा माना जाने लगे थे। आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों से अभी बात की थी बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन में अंग्रेज बंगाल विभाजन तो रद्द कर गए, परंतु उन लोगों ने फूट डालो राज करो की नीति काम कर गई और मुसलमानों को अलग करने में वो कामयाब रहे। क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहां पर? ढाका में। मैं बात करूं 1906 के मुस्लिम लीग के ढाका में जब हुई थी। अब इसका मामला क्या हुआ था हमारे यहाँ पर? 1909 में एक एक्ट आया था, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सरकार या भारत सरकार अधिनियम 1919। 19 गलती से कह दिया, 1909
भारत सरकार अधिनियम 1909 या 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या था, मुस्लिम लीग को अलग से निर्वाचन का अधिकार मिल गया था। बाकी सभी को, जितने भी थे उसमें सिख हों ईसाई हों, वो 1919 के एक्ट के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बाकी सभी को अलग से पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। यहीं से फूट डालो राज करो की नीति कामयाब रही और धीरे धीरे मामला हमारा आगे बढ़ने लगा। आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ पर जो चुनाव हुए थे वो एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए थे। जो हमारे भारत में चुनाव हुए थे वो एक्ट 1935 के तहत हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। उससे पहले मैं हरियाणा की बात करने से पहले एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली या हमें लोकल लैंग्वेज में बात करूं आज़ादी मिली या हमें फ्रीडम मिली, परंतु हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस बीच में जो भारत का शासन चला वो कैसे चला? मान के चलो किसी ने खून कर दिया है, किसी ने कोई अपराध कर दिया, तो वो उस अपराध की सज़ा कैसे मिलती? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो कोई नियम कानून थे ही नहीं। संविधान का मतलब होता है एक नियम कानूनों का संग्रह, जिसके तहत कुछ चीज़ों के नियम कानून बनाए जाए। जैसे आपको ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे, अगर आप कोई अपराध करते हैं उसकी ये सज़ा। तो संविधान लागू नहीं था, इसका मतलब 47 से लेकर 50 तक आप कुछ भी कर सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। इतनी देर अगर हमारा संविधान चला तो वो संविधान चलने का कारण था एक्ट 1935। भारत का जो मान के चलो 47 से लेकर 1950 तक जो नियम कानून थे, जो हमारा संविधान था, हम किसको मानते थे? एक्ट 1935 को हम मानते थे। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं क्या कहा, एक्ट 1935 में के तहत 1937 में चुनाव हुए। एक्ट 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए थे। तो हरियाणा की मांग इससे कुछ पहले उठनी क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। मैंने क्या कहा, 1926 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ। दिल्ली में क्या हुआ था बेटा? एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम बात करते हैं भारतीय मुस्लिम लीग। ये सम्मेलन तकरीबन किसने करवाया था? भारतीय मुस्लिम लीग का दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ। इस भारतीय मुस्लिम लीग में एक समिति थी, स्वागत समिति। इस स्वागत समिति के अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। कौन थे बेटा? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इस स्वागत समिति के अध्यक्ष हमारे पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे। इस पीरजादा मोहम्मद ने इसने जो दिल्ली में मुस्लिम लीग का हमारा सम्मेलन हुआ था, इसमें सर्वप्रथम हरियाणा की मांग को उठाया था। सर्वप्रथम तो 1907 में बता चुका हूँ मैं, परंतु अब आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपके एग्जाम में कभी आ जाए कि सबसे पहले किस सम्मेलन, भारतीय मुस्लिम लीग सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। सर्वप्रथम हरियाणा की मांग को जोरदार तरीके से उठाया था। अब इस वक्त तो कोई राजनीति नहीं समझ पाया कि क्या दिक्कत थी,
इसने क्या कहा था, इस कमेटी ने कहा था हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिला दें। दिल्ली में मिला दें। इस जो 1926 का सम्मेलन हुआ था, इस योजना को सारे सहमत हुए थे और गांधी जी ने भी इस योजना को आशीर्वाद दिया था। गांधी जी ने भी योजना को आशीर्वाद दिया था। 1926 में जो हुआ था। 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसके अंदर मुस्लिम लीग नहीं थी, सारी बातें हमारी आई थी। 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और हरियाणा की मांग को दोबारा उठाया गया। इस वक्त किसी को समझ में नहीं थी कि ये मैटर क्या चल रहा है, क्या क्या बातें हैं। कहते हैं कि 1932 की मांग में हमारे एक नेता होते थे हरियाणा के, दीनबंधु गुप्त भी सहमत थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पीरजादा मोहम्मद हुसैन का तर्क क्या था? तर्क था अगर हरियाणा दिल्ली में मिल जाता है तो हरियाणा का विकास जल्दी होगा। सारे सर्कमस्टांस से गांधी जी भी तैयार थे, परंतु हरियाणा के बुजुर्ग ही नहीं माने। ऑटोमेटिक आप लोगों को पता है ये हरियाणा है मेरी जान, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कोई किसी की नहीं मानता, और वैसे ही क्या बोल दिया, नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जाएंगे पंजाब में। यही झगड़ा हमारा रहा और कोई मैटर नहीं उठा, क्योंकि पब्लिक ही नहीं चाहा, आम पब्लिक नहीं चाहती थी कि हम पंजाब से कटकर कहाँ जाएं, दिल्ली में जाएं। इस साजिश का पता बाद में चला। इस साजिश का पता चला, मैंने क्या कहा, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए। मुस्लिम लीग चाहते थे अगर वो दिल्ली में आ जाएं, जैसे हमारा एरिया है पानीपत का, फरीदाबाद, मेवात, यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान थे, और अगर ये एरिया दिल्ली में मिल जाता तो दिल्ली मुस्लिम बहुलक राज्य हो जाता और वहाँ से वो क्या थे, दिल्ली से चुनाव जीत जाते। ऐसा हमारे यहाँ पर हुआ था, परंतु किस्मत के खेल मित्रों, सारी बातें अलग अलग हमारे यहाँ पर हुई और बात हम आगे बढ़ाते हैं। सर एक बार वो देखिए, मैं बात करता हूं हमारे यहाँ पर, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, सच्चर फार्मूला। इसके बाद मैं आप लोगों को राज्यों का पुनर्गठन की बात मैं करूंगा। सच्चर फार्मूला, सच्चर किसका नाम था? भीमसेन सच्चर। पंजाब के मुख्यमंत्री थे इस वक्त। कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पीछे ही कि गांधी जियों ने किस नेता को ये बात कही थी कि अच्छे राजनेता हो, अच्छे काम भी करो। इस प्रकार की बात गांधी जियों ने जो की थी, हमारे जो पंजाब के उस वक्त मुख्यमंत्री थे वो थे गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव को कहा था अच्छे नेता हो, अच्छी राजनीति कीजिए, क्योंकि जब दंगों की बात थी तब मैटर हमारे यहाँ पर उठा था। और गोपी चंद भार्गव सिरसा से थे जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। अब मैं बात करता हूँ भीमसेन सच्चर की। ये भीमसेन सच्चर का काफ़ी बार एग्जाम में आया। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। 1 अक्टूबर है ये बेटा, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला हमारा लागू हुआ था। इस सच्चर फार्मूले ने क्या किया था? इस सच्चर फार्मूले के तहत हम 2 हिस्सों में बंट गए थे, एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। क्या बात हुई थी? हिंदी भाषी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, ये मैंने घग्गर नदी खींचती है जो खनौरी के आसपास को निकलती है। घग्गर नदी से इस साइड का क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र था और उस साइड का क्षेत्र पंजाबी भाषी क्षेत्र था। कुछ नियम कानून बनाए गए। हिंदी भाषी क्षेत्र की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी
और लिपि होगी देवनागरिक। पंजाबी भाषी क्षेत्र की जो भाषा होगी वो पंजाबी होगी।